सपोज अगर पीसीएस प्री की परीक्षा में आपको प्री में रिजर्वेशन दे दिया जाए और अगर आपने प्री में अगर आपने जनरल की मेरिट में क्वालिफाई किया है तो आपको आगे मेंस में जनरल में नहीं देने को मिलेगा, वह आपको शेड्यूल कास्ट में देने को मिलेगा। इस तरह की जो अनियमितताएं बनाई गई, इस तरह की जो समस्याएं बनाई गई और आज जिन समस्याओं से हमारे छात्र जूझ रहे हैं, वह साथियों आज का सबसे बड़ा विषय है। आज इस मौके पर हम उस तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। जो छात्रों पर चौतरफे हमले हैं, हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ मुखर होंगे। आज नहीं तो कल यह आंदोलन उभर करके सामने आएगा और इस देश के भीतर निश्चित रूप से हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी, हमारी प्रतिशतता के अनुसार, हमारी आबादी के अनुसार तय की जाएगी और वह जो दिन होगा वह सही मायने में इस आजाद मुल्क में आजाद होने का दिन होगा। आज के समय में और आज के इस संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इस अनौपचारिक बातचीत के भीतर मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि साथियों, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें भी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। माना कि भारत के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी एक हिस्सा है, लेकिन बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रहना। मित्रों, बाबा साहब के नाम से यह छात्र संगठन है। तो बाबा साहब की बातें न की जाए तो पूरी बात अधूरी रह जाएगी। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने इस देश के सोए हुए समाज को जगाने के लिए अकेले बीड़ा उठाया था और लंबे जीवन संघर्ष के बाद इस समाज को जगाया। इस समाज के उत्थान का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाया। यही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे प्रावधान कर गए जिससे यह समाज आज कुछ बेहतर जीवन जीने की स्थिति में है और उसी का यह परिणाम है, उन्हीं की देन है कि आज हम सब इस सभागार में एक बौद्धिक चर्चा करने के लिए एकत्रित हो पाए। ये बाबा साहब की देन। मित्रों, हमें विचार करना होगा कि बाबा साहब ने स्वयं समाज को जगाया, दलित उत्थान का कारवां आगे बढ़ाया, लेकिन वह जगा हुआ समाज जो हमारे आसपास है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वह दलितों उत्थान का जो कारवां है वो आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है हम सभी के लिए। हमें क्या करना है? बाबा साहब भी शायद इस बात से चिंतित थे क्योंकि वो दूरदृष्टा थे, वो जानते थे आगे क्या होने वाला है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में यह बात रखी समाज के सामने। यह बढ़ता हुआ समाज का जो कारवां है, यदि आगे न बढ़ा पाना तो कम से कम पीछे भी मत आने देना। ये उनकी पीड़ा थी, ये उनका एक दूरदृष्टि था। हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो बाबा साहब का कारवां है वह रुका हुआ।
और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की। हमें सोचने की आवश्यकता है। बहुत सारे विद्वान लड़ाएंगे, वो एक रास्ता सुझाएंगे कि कैसे कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। ये संगोष्ठी इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित है। इस संगोष्ठी का जो विषय है बहुत समीचीन है कि दलितों का, पिछड़ों का आर्थिक, सामाजिक, सोशल मीडिया और राजनीति में भूमिका क्या है आज के दिन में। हमें विचार करना, हमें मंथन करना है। मित्रों, यदि हम आर्थिक भागीदारी की बात करें, हम सभी जानते हैं कि 65 साल से अधिक हो गया देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी आर्थिक भागीदारी इस समाज की बहुत खराब है। अधिकांश जनसंख्या देश की जो गांव में निवास करती है, जिसके आय का प्रमुख साधन कृषि है, जमीन है, उन जमीनों पर अधिकार इस समाज का अभी भी नहीं हो पाया है। अभी 4 दिन पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आंकड़ा पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि लगभग 73% ऐसे SC/ST हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। एक आंकड़ा निकला हुआ था दिल्ली में। भूमि पर अधिकार नगर के बराबर है। भूमि सुधार के कार्यक्रम देश पर जोर शोर से चलाए गए, लेकिन उसका हल क्या हुआ हम आप सभी जानते हैं। अभी भी भूमि का जो बंटवारा है न्यायपूर्ण तरीके से देश में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए इस प्रांगण में बुलाया गया और आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है, जिस विषय पर इतना ध्यान से सोचने की जरूरत और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये विषय आने वाले समय में आपका भविष्य तय करेगा, आपकी नस्लों का भविष्य तय करेगा कि हिंदुस्तान में आप किस तरीके से सर उठाकर रह सकते हैं, कैसे आप अपने सामाजिक अधिकार और सामाजिक न्याय को पा सकते हैं। वो बिना इन 3 विषयों को पूरी तरीके से आत्मसात किए बगैर वो प्राप्त नहीं हो सकता। और जिस तरीके की कार्य प्रणाली इस देश में चल रही है, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे न्याय की व्यवस्था हो, सभी विषयों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो कोई भी हमें इस हिंदुस्तान के अंदर, कहने को तो आजाद हिंदुस्तान है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान आजाद है। जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी आज अपने आप को गुलाम महसूस करती है, तो ऐसे देश को मैं आजाद नहीं मानता। यहां की सरकारों की सोच है, सरकारों की सोच है कि जो गुलाम थे वो गुलाम रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि गोरे अंग्रेजों से हमें आजादी तो मिलने जा रही है, लेकिन काले अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि मानसिक गुलामी बहुत बुरी चीज होती है और उसमें जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो कहीं भी आपको आजादी नहीं देना चाहते। आज देश के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब बता रहे थे, मैं उसमें थोड़ा और प्रकाश डालना चाहता हूं कि मुझे दुख होती है, पीड़ा होती है, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा और पढ़ाई के विषय को देखता हूं, तो जब कभी अपने गांव में जाने का मौका मिलता है तो मेरे गांव और मेरे समाज का लड़का अपनी सर के ऊपर बोरिया में बने हुए बस्ते को लेकर के 2 किताबें, और उन किताबों से ज्यादा कहीं उसको चिंता होती है कि मेरे बस्ते के अंदर कटोरा है कि नहीं, क्योंकि खिचड़ी और तहरी का जमाना आ गया, जिसमें उसको अपनी किताब और कॉपी और पेंसिल की चिंता होनी चाहिए, अपने भविष्य को बनाने की चिंता होनी चाहिए। लेकिन इस देश की सरकारें जानती हैं कि इनकी जड़ों को कमजोर कर दो, इनकी जड़ों में मट्ठा डाल दो, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी,
हिंदुस्तान के अंदर कभी ये सर उठा के नहीं चल पाएंगे। हमारे समाज का आज वो जो नींव है, जो आने वाला भविष्य है, वो खिचड़ी और तहरी खा करके पढ़ाई नहीं करता। वो स्कूल में जाता है तो मास्टर साहब खिचड़ी और तहरी की व्यवस्था देखते हैं कि चुस्त और दुरुस्त है कि नहीं है। और दुख तो तब होता है कि जब प्रमुख सचिव और विशेष सचिव केवल इसलिए लगाए जाते हैं कि केवल तहरी देखो बढ़िया से बन रही कि नहीं बन रही है, बच्चे को काखा गाघा ABCD आता है कि इसके लिए किसी को चिंता नहीं। पूरे हिंदुस्तान में किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि जिसको हमने चिंता करने की कमान दी, अभी चर्चा हमारे RP भाई कर रहे थे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जीत करके जाते हैं जिनको समाज की चिंता करनी चाहिए। आजाद हिंदुस्तान में इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर दलितों मजलूमों के विषय पर अगर बोलने की बात आएगी तो वो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए बोलेंगे। लेकिन साथियों, बहुत दुख होता है, कभी आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखना, ऐसा लगता है जैसे हमने काठ की पुतलियों को जिता करके भेज दिया। जो सीट से पार्टियों से टिकट पा करके जीत करके जाते हैं, रिजर्व सीटों से लड़के जाते हैं, वो ऐसे मौन बने बूथ बने बैठे रहते हैं और हमारे खिलाफ एक से एक कानून बना करके उनके बीच में पास कर दिया जाता है। और दुख तो जब होता है कि जब वो दलित समाज के नाम पर जीत के जाता है और दलित समाज के लिए कभी आंख तक नहीं भरता और वहां पर पार्टियों के एजेंट की तरह काम करता है। और कहीं से बच बचा करके हम लोगों ने अगर आंदोलन और संघर्ष जारी किया तो उसमें अगर मुकदमा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया तो उसके बारे में अभी RP गौतम जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। बहुत दुख और तकलीफ का विषय है कि इस देश में जिसको कि आजाद हिंदुस्तान कहा जाता है, इस आजाद हिंदुस्तान में हमें जीने का, रहने का हक नहीं है, न्याय पाने का हक नहीं है। हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? और उससे बड़ी चीज कि अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इस कारवां को पीछे भी मत जाने देना। मैं मंच के माध्यम से अपने दुख और अपनी व्यथा को कहूंगा कि आने वाले हिंदुस्तान की नई नींव नौजवान है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारा बेटा IAS बने, PCS बने, PPS बने, नौकरी पाए, लेकिन कभी हम ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा क्रांतिकारी बने, इस समाज के लिए संघर्ष करे, आंदोलन करे और समाज को जो न्याय दिलाने की बात है उसके लिए लड़ाई और जद्दोजहद करे। आज एक सोच जन्म देने की बात है। आज जो ये चमकता हुआ विश्वविद्यालय के छात्र दिखाई दे रहे हैं, उनके ललाट में बाबा साहब जैसी भावना, बाबा साहब जैसे विचार, भगवान बुद्ध जैसे विचार, सोशल सामाजिक विचार, अशोक सम्राट जैसा विचार जो दिखाई दे रहा है, उनके अंदर जो चिंतन आ रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यह निश्चित रूप से कहूंगा कि ये हमारे छात्र आने वाले देश, आने वाले जो समय है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये भविष्य बनकर के उभरेंगे। केवल मैं बात यह कहने आया हूं कि प्यारे बच्चों, छात्रों, बाबा साहब का नाम जुटा हुआ है, बाबा साहब का वह त्रिशरण पढ़ना है आपको, त्रिशरण में देखना है आपको कि क्या लिखा हुआ है। बाबा साहब का बताया हुआ, भगवान बुद्ध का बताया हुआ त्रिशरण और पंचशील है। मेरे प्यारे बच्चों, उसको कोई भी कदम उठाने से पहले वह त्रिशरण और पंचशील को पढ़ना है। यदि उसको आप पढ़ करके आगे चलते रहेंगे तो आपके पीठ पर कोई धूल जो है वह नहीं लगाने वाला है। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, जब सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ करके चलेंगे, गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ करके चलेंगे, तो दुनिया में कोई आपको पछाड़ने वाला नहीं है, जैसा कि बाबा साहब ने यह करके दिखाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं सुनने आया चाहता हूं भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक के इतिहास को ये नौजवान जो निकले हैं देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये इतिहास आगे बढ़ता रहेगा। बाबा साहब ने बहुत सोच समझ करके कहा था कि ऐ मेरे अनुयायियों, जिस कारवां को मैं जहां तक पहुंचाया हूं वहां तक जो है तो ठीक है, पीछे ना ले जाना, वही छोड़ देना। मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ और बहनों, प्रबुद्धजनों, बाबा साहब ने यहां तक पहुंचाया, जहां तक पहुंचाया है अपना मिशन,
यह कारवां वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है। यह बहुत सोच समझ करके उन्होंने कहा था कि पीछे न ले जाना, आगे न बढ़ा जाना तो पीछे न जाए, इसलिए कि उन्होंने बहुत ऊंचे स्थान पर जो अपना कारवां यह ले जा करके छोड़ा था। अगर मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो कम से कम उसको बरकरार रखना है, यह मेरी आपकी जिम्मेदारी है। मैं कोई बात यहाँ विशेष रूप से नहीं करने आया हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव प्रबुद्ध जनों के बीच में लाना चाह रहा हूँ। अगर प्रस्ताव मेरा अच्छा लगे तो उस प्रस्ताव को प्रबुद्ध जन विशेष रूप से अमल करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक जैसा होता आया है, हम लोगों ने बाबा साहब के चित्र पे फूल माला चढ़ाते आते हैं और वहीं से बस सोचते हैं कि हम लोग अपना काम करके बस इसी से ही कर दिए। नहीं, हमें सोचना है कि जो उनका मिशन है उसको हम पूरा करें। हम इसी के संदर्भ में आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे हम अखंड पाठ करते हैं, उसी तरह से हम अखंड संविधान पाठ करना शुरू करें। उस पे कार्यक्रम करके 24 घंटे में एक छोटा कार्यक्रम ही सही, जिससे सभी लोग लाभान्वित हों, अखंड पाठ करें। दूसरा, संविधान कथा का आयोजन करें। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक बच्चे ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे इनकी एक दिन की यह सोच नहीं है। विगत 10 वर्षों से अमर सिंह पासवान इसके लिए कार्यरत रहे। मैं आपको इसके अंदर की बात बताना चाहता हूं। मित्रों, जिस समाज में बौद्धिक संपदा का यदि क्षरण होगा, बौद्धिक संपदा का विकास नहीं होगा, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस नक्श को इन्होंने पकड़ा। सबसे पहले कि बुद्धिजीवियों को बुला करके इकट्ठा किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और समाज को आगे राह दिखाने के लिए एक प्रोग्राम, लाइन ऑफ एक्शन तय किया जाए। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत इनको साधुवाद। दूसरी बात, अभी हमारे बहुत सारे मित्रों ने इस बात पर काफी गहराई से चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि भगवान बुद्ध का जो सूत्र वाक्य है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो हम समझते हैं कि वही इनकी प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि बिना बुद्धि के शरण में, बुद्ध के शरण में आए जो है, न तो आपका कल्याण होने वाला है, न समाज का कल्याण होने वाला है। इसलिए इन्होंने बौद्धिक सम्मेलन बुलाया और हमारे अच्छे मित्रों को बुला करके इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अवसर जुटाया। इसके लिए इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा चीज कि इसका सब टाइटिल इन्होंने लिया कि समाज में हमारे लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और सोशल मीडिया में हमारे समाज की क्या भूमिका है, कितनी हमारी हिस्सेदारी आई है। तो यह दुनिया के सामने है कि हमने बहुत ही कम समय में, जब से हमको अवसर मिला है, समाज के इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो और सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, हमसे कोई आगे नहीं है। जब से हम कहते हैं कि जब से हमें अवसर मिला, क्योंकि हमें बहुत समय पहले से अवसर नहीं मिल रहा था, हमने यह दिखा दिया कि अगर हमारे बच्चों को अवसर दिया जाए तो हमारे और अन्य जो समाज के लोग हैं उनसे ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर हमारे बच्चों के अंदर है। दिल्ली में यह सर्वे हुआ और जो डीपीएस स्कूल हैं, उन स्कूलों में यह देखा गया कि किन बच्चों की सबसे ज्यादा जो है आईक्यू है और लर्निंग कैपेसिटी अधिक है। ये कोटेड है, ये रेफर्ड है। उसमें पाया गया कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की कैचिंग क्षमता अन्य बच्चों से ज्यादा है।
मित्रों, बहुत सारी बातें हैं और हमारे दूसरी बात कि हमारे जो युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनके ऊर्जा का हो सकता है कि कुछ लोग गलत यूज भी करें तो इसको ईमानदारी से बहुत सारी जो हमारी सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं को इस बौद्धिक प्रगति में लगाएं, न कि किसी अन्य क्षेत्र में। जब उनकी बौद्धिक प्रगति होगी तो बाकी और सब चीजें तो उनके कदम में अपने आप जो है स्वतः आ जाएंगी। हमारा इशारा आप समझ रहे होंगे, पढ़ने लिखने में लगाएं, अपने सोशल एबिलिटी को बढ़ाने में लगाएं, इन सब चीजों में बढ़ाएं। मित्रों, एक बहुत बात डॉक्टर गोयल ने, डॉक्टर गौतम ने और एक आध मित्रों ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक भागीदारी के लिए तो मुकम्मल हमारे लिए व्यवस्था रिजर्वेशन के तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में कर दिया, लेकिन अभी हमको उसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे लोग इसी चीज को जानते हुए बाबा साहब ने उस समय यह तय करने की कोशिश किया था कि ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे लोगों को हमारे लोग ही केवल चुने। लेकिन ये समाज के जो धोखेबाज लोग थे, मैं धोखेबाज ही कहूंगा, कि इनको यह पता था कि यदि ऐसा हुआ तो ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतनी संख्या ले लीजिए और ठीक है, उसको सब लोग सुनेंगे, राइट। और जिसका खामियाजा ये है, हमारे ऊपर जब जुल्म ढाए जाते हैं, हमारे खिलाफ लेजिस्लेशन पास किया जाता है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं कुछ बोलते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो तो लालच के वशीभूत हैं कि कहीं ना हमको पार्टी से निकालने दिया जाए, हमारी एमपी और एमएलए सीट जो है चली जाएगी। तो इन सब चीजों को उनको भी ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए। जबकि अगर सबसे ज्यादा अगर संख्या है बहुसंख्यक में तो हमारी है, संख्या में हमारी बहुसंख्यक भागीदारी है। और मित्रों, आपको बता दें, आप जानते भी हैं, ये कोई मैं नया आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, भारत की संसद में आपके समुदाय के लगभग 150 एमपी हैं। कोई भी कानून अगर आप बनवाना चाहें तो बड़े आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन यह पार्टी के लाइन पर चलने के कारण, मजबूरी के कारण वो आपका ध्यान और हित नहीं देते हैं, लिहाजा आंख मूंद करके उन्हीं चीजों का सपोर्ट करते हैं जो कि उनके लिए खतरनाक होता है। भगवान बुद्ध जी ने हम ही पीड़ितों के लिए अपना राज त्याग त्यागा था, पूरा राजपाट ही त्याग दिया हमारे लिए, और हमारे लिए ही डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरा जीवन कठिन समय में बिताया। अब उसी समाज का प्रोडक्ट आप सब हैं। सवाल ये पैदा होता है, अगर इन्होंने इतना त्याग किया अपने समाज के लिए और इन्होंने इतना त्याग किया हमारे समाज के लिए, तो हम सबने नीचे से ऊपर तक कितना त्याग किया? क्या उन्हीं की जिम्मेदारी की त्याग करना? उनके बदौलत आज हम यहां इकट्ठे बैठे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी कुछ बचती नहीं है? अगर इन्होंने पूरा जीवन दिया, हमने कितने वर्ष जीवन समय दिया, कितने महीने दिया, कितने दिन दिया, कितने घंटे दिया? ये सोचने वाली बात है। अगर उन लोगों ने सब कुछ न्यौछावर किया हमारे लिए, तो हमने कितना न्यौछावर किया अपने समाज के लिए? ये सवाल पैदा हुआ है कि तमाम बातें आई हैं राजनीतिक। आज का जो एजेंडा है वो राजनीतिक, पहला राजनीतिक किया गया है। राजनीतिक मीन्स विधायक, सांसद, मंत्रीगण, जिसके सिस्टम के बदौलत ये देश चलता है, ये विधायक का। डॉक्टर अंबेडकर साहब व्यवस्था न बनाए होते तो क्या कोई सांसद, विधायक, मंत्री नजर आता? पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक और एक भी सांसद नजर नहीं आता। ये उनकी देन है, जो व्यवस्था उन्होंने दी है। और हमारे समाज के जो प्रोडक्ट हैं, आगे गए, अपने समुदाय, अपने समाज के नाम पर टिकट पाया, वोट पाया, कुर्सी पाया, उसके बाद क्या किया? इस समाज को रिटर्न कुछ दिया? सन 1952 से लेकर आज तक विधायक और सांसद, मंत्री बनते गए,
अपने निजी स्वार्थ देखा, साले साहब का देखा, जीजा जी का देखा, फूफा जी का देखा, मामा जी का देखा, और समाज वहीं का वहीं पड़ा रह गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। अंग्रेजों को तो चाहे मनवादी कहिए, उनको हम छाट के इशारा करते थे, इसको ठीक करना है, इसको मार लगाना है, और जो हमारे बीच का इतना बड़ा गद्दारी करता है, उसके लिए क्या दवा खोजना है, ये विचारणी प्रश्न है सबके लिए। हम विश्वास करते हैं और विश्वासघात करता है, ऐसे कब तक चलता रहेगा? यह प्रश्न झकझोरने वाला है, वरना ये चलता ही रहेगा। आप ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, ऐसे ही ठगते, ऐसे टुक थकते रहेंगे, ऐसे बोलते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। इसी लाइन में अब सवाल खड़ा होता है, जहां से पूरा देश चलता है, केंद्रीय स्तर पर अपना कोई सचिव है? जब से आजादी मिला है आज तक एक भी सचिव नहीं है। अब तो डाटा मिल रहा है, नेट खोलिए सब कुछ मिल जाएगा। एक भी सचिव आपके बीच का नहीं है। देश का संचालन कैसे होगा, कंट्रोलिंग कैसे होगा, आपकी भलाई कैसे होगी? जितने भी राज्यपाल हैं, आपके बीच का कोई राज्यपाल है क्या? नहीं है। जितने भी जो दूतावास में जाते हैं, एम्बेसडर कहलाते हैं, राजदूत हैं विदेशों में, आपके समाज का कोई है क्या? शून्य है। ये तो ऊंची बात हो गई। जो आपके अगल बगल संस्थाएं हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी है, चाहे डिग्री कॉलेज हैं, और चाहे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, और चाहे मेडिकल कॉलेज है, इस तरह की जितने भी संस्थाएं हैं, इसका मुखिया कोई आपके बीच का है? ये झकझोरने वाला सवाल है। तो जहां से कंट्रोलिंग होगा, क्योंकि मुद्दा एजेंडा राजनीति का है, जहां से कुछ करने की ताकत है, वो आपके पास है ही नहीं है, तो आपकी भलाई कौन करेगा? इस समाज में हमारी भागीदारी तो हम अपने तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन ये सर्व समाज हमें क्या वापस कर रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये सभी लोग झेल रहे हैं। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का कोई व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वह राष्ट्रपति भी हो गया हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी एहसास कर दिया जाए कि तुम अछूत हो, तुम दलित हो। आप किसी भी स्तर पर चले जाएंगे तो आपको महसूस कराया जाएगा कि आप शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हमारे अधिकारीगण बहुत से छिपते फिरते हैं। वो समझते हैं कि हम लोगों को बताएंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि उनके पदोन्नति और स्थानांतरण से पहले वहां पर यह समाचार पहुंच जाता है कि इस विभाग में शेड्यूल कास्ट का कर्मचारी और अधिकारी आने वाला है। मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति विहीन समाज का सपना देखा था, वो हम सभी लोग पूरा नहीं कर सके। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह सोचा था कि हमारे लोग जब पढ़ लिख करके ऊपर आएंगे, रिजर्वेशन का लाभ लेकर के जब नौकरियों में आएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो हमारे अन्य भाइयों के लिए भी सहयोग करेंगे। सिर्फ रिजर्वेशन चाहिए और वो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 5% ऐसे अधिकारी हैं जो हमारे समाज में योगदान कर रहे हैं, चाहे वह तन से, मन से, चाहे धन से। बाबा साहब ने यह सोचा था जब हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे आएगा तो जो लोग छूटे हुए हैं, जो गांव में ऐसी जगहों पर बसे हुए हैं जिन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिलता, जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए अपने आय से आय का 20वां भाग यानी 5% निकाल करके ऐसे लोगों के लिए खर्च करेंगे। लेकिन कतई नहीं। अमर सिंह पासवान जानते होंगे किस तरह से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें भी इस बात का एहसास है। मित्रों, बाबा साहब का सपना यह था कि हमारा समाज मजबूत हो, लेकिन हमारा समाज
जहां एक तरफ शिक्षित हो रहा है वहीं दूसरी तरफ विघटित होता चला जा रहा है। हम अपने आय से 1% भी निकाल करके अपने गरीब भाइयों बहनों के लिए नहीं रखना चाहते। अंबेडकरवादी जागरण मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का महामंत्री भी हूं भाई मित्रों। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि हमारे गांव में जो लोग निर्धन हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में सक्षम हैं, जो अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं और उनके मां बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों को हमने बीड़ा उठाया है कि हाई स्कूल और इंटर तक के बच्चों को किताब, कॉपी और फीस ये अंबेडकरवादी जागरण मंच मुहैया कराएगा। कोई भी निर्धन बच्चा फीस के बिना और किताबों के बिना उसकी शिक्षा बाधित नहीं होगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंच पर बैठे लोगों से और सामने बैठे प्रबुद्ध जनों से कि वे इस कारवां को अब आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सोचना जो था वो एक नंबर पर यह था कि हमारे समाज के लोग जो छूटे हुए हमारे भाई हैं उनको सहयोग करें। हम लोगों ने प्रयास किया, पिछले दिनों गांव गिराव में जाकर के सिलाई सेंटर खुलवाने का काम किया। हमारा यह मानना है कि समाज में जो हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं वो न घर की होती हैं और इन नैहर की होती है, उन्हें कोई पालना नहीं चाहता क्योंकि उनके लिए बहुत सरदर्द हो जाती है। हम लोगों ने प्रयास किया कि गांव में जाकर के एक छोटा छोटा सा सिलाई सेंटर की भी स्थापना अगर की जाए तो हमारी विधवा बहनें जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं, जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं, वो कम से कम एक ब्लाउज, पेटीकोट और पजामा सिल करके अपने दाल और रोटी की व्यवस्था कर सकें। उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले मैं अंबेडकरवादी छात्र सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और इसके प्रदेश प्रमाण पत्र ना हो या आधार कार्ड ना हो, लेकिन 100 में से 95 लोगों के पास उनके वोटर कार्ड जरूर होते हैं। कल भी मैं कानपुर के कुछ गांवों में था तो वहां मैंने लोगों से हाथ खड़ा करके पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास पहचान पत्र है, तो 100 में से 95 लोगों ने कहा कि मेरे पास पहचान पत्र है। जब मैंने पूछा कि आप में से कितने लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो 100 में से मात्र 2 लोगों ने हाथ उठाया कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है। जब हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ दलित लोगों को केवल तभी मिल पाएगा जब वो जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेंगे। लेकिन पहचान पत्र मुफ्त में बन जाता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1000 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब तक जो हमारे दलित समाज के लोग हैं वो केवल रोटी, कपड़े और मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने पेट की भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकारी कभी चाहती नहीं है कि वो अपने वास्तविक अधिकारों की लड़ाई लड़े। तो सरकारों ने जो हमारे दलित समाज के बच्चे हैं उनको भी केवल पेट की भूख तक सीमित कर दिया है कि बच्चों को भूख लगती है तो वो स्कूल चले जाते हैं, वहां से मिड डे मील का खाना खाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि जितने भी गांव देहात हैं, जो दलित लोगों के गांव हैं, वहां पर ठेके तो समय तक खुल जाते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो स्कूल है, वो कभी खुलते हुए दिखाई नहीं देते। आज ये 3 महीने का जो है मेहनत था और इन 3 महीनों की मेहनत में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, ये बात सही है, हमारे कुछ अभिभावक लोग जरूरत से ज्यादा ही हमारी तारीफ की है, उस लायक नहीं। अभी सीखने को अभी बहुत कुछ बाकी है। समाज में हर उस आम व्यक्ति के बीच में जाना चाहिए जो इस समाज के पीड़ाओं से पीड़ित है, उनकी कुरीतियों से पीड़ित है। उनकी एक ऐसी दिशा तय करके दे दी गई है समाज को कि हर नवयुवक भटक चुका है। मैं भी भटका हुआ हूं। अभी भी मैं पूरी तरीके से अंबेडकरवादी पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं मानता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोभ माया हमारे मन में भी एक घर कर रखी है, उसको दूर निकालना। लोगों के बीच में रह करके लोगों के बारे में सोच करके बाबा साहब के विचारों को उनके प्रति उनके नजरिए से समझाना हमारा काम है, जो उनको शांति से और ना कोई चुभन के
बाबा साहब के मिशन के बारे में उनके गले भी उतरे और उनको ये लगे भी कि बाबा साहब ने सबके लिए किया था। बाबा साहब किसी एक जाति से नहीं थे, एक धर्म से नहीं थे। बाबा साहब हर धर्मों का भी सम्मान करते थे और वो अलग बात है कि बौद्ध धर्म अपना के और अपने समाज के लोगों से यही कहे थे कि बौद्ध धर्म अपनाया जाए, क्योंकि पूजा पाठ से हम लोगों को हानि होती है और सामाजिक क्षति होती है और धन का भी लाभ नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो नवयुवक की भावनाओं को समझकर नवयुवक करना क्या चाहता है। राजनीति कोई गलत चीज नहीं है। बाबा साहब के विचार को अगर फॉलो करते हैं, उनके विचार को अगर सबके सामने रखते हैं तो उनको पागल हो चुकी है ऐसा। हाँ, और कुछ लोग तो डरते हैं, जिस समाज की हम बात करते हैं वो लोग डरते हैं, आना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं आना चाहते हैं, मैं भी बच्चे वाला हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ और क्या फायदा। ये भूल जाते हैं कि अभी नहीं चलते तो आने वाला समय इससे भी बुरा होगा। ये डर जिंदगी भर उनके ऊपर कायम रहेगी और जिंदगी भर डरते डरते जो चलते हैं ये एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। ये डर उनको खा जाएगा। और बाबा साहब का नाम इतना बड़ा शक्तिशाली है कि मैं छोटा सा गली मोहल्ले का रहने वाला लड़का आज आप लोगों के बीच में अमर सिंह पासवान नाम से जाना जाता हूँ। ये मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। इसका एक कारण है श्री भीमराव अम्बेडकर साहब, उनका नाम का मैंने स्मरण किया है। सच्चे दिल से कार्यक्रम करता हूँ, सच्चे दिल से सबको बुलाता हूँ। अगर कोई नहीं आ पाता है तो मैं और मेहनत करूंगा और सच्चे दिल से बाबा साहब के नाम पे सबको बुलाने की कोशिश करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें आई हैं, कुछ जगहों पे आपका ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। कुछ चीजें सामने से दिखती हैं, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। अभी शिक्षा की बात हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहला शब्द जो मैं सुनता हूं, शिक्षित हो, क्या मतलब है? हमारे देश में कानून आया, आरटी एक्ट, हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वो देश के साथ धोखा हुआ है। वो धोखा क्या था? उसके तकनीकी पहलू पे बहुत बारीकी से देखेंगे तो धोखा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। वही बेसिक शिक्षा का कार्यालय जब जूनियर हाई स्कूल को मान्यता देता है 3 क्लास चलाने के लिए 7 का स्टाफ की शर्त रखता है, और वही आरटी है, वही बीएसए कार्यालय जब बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी स्कूल की बात होती है तो 3 की स्टाफ की बात करता है। प्राइवेट स्कूल कौन जाएगा? जिनके पास सुविधा साधन होगा। जिनके पास सुविधा साधन नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। यानी आरटी एक्ट ने शिक्षा के स्वरूप में देश को 2 खंडों में बांट दिया। एक वो जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो 7 स्टाफ वाले स्कूल में पढ़ेगा, और जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है वो 3 स्टाफ वाले स्कूल में पढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रतियोगिता के क्षणों में कौन आगे होगा, और आर्थिक विपन्नता कहां अधिक है? परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या की जब गणना करेंगे तो लगभग 90% अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोग बच्चे हैं। 9% अल्पसंख्यक वर्ग, शेष में। क्या ये बात तकनीकी तौर पर अपने को समझ में आती है? क्या धोखा हुआ? दूसरी बात, ये शिक्षा का जो ढांचा है इसको भी समझने की जरूरत है। ये हम चला क्यों रहे हैं? दुनिया में शक्ति के 4 केंद्र हैं। एक व्यापार, दूसरा सरकार, तीसरा धर्म तंत्र और चौथा शिक्षा तंत्र। बहुत बारीकी से देखेंगे तो दुनिया का व्यापार तंत्र को चलाने वाले ज्यादा नहीं 100-125 लोग हैं।
अधिकतम फायदे के लिए 206 देशों की सरकारों को नीति बनाने के लिए मजबूर करते हैं और देश की सरकार उनके अनुरूप नीतियां बनाती है। ये व्यापार तंत्र और सरकार तंत्र धर्म तंत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत में जब बारी आती है शिक्षा तंत्र की, तो स्कूल या तो सरकार चलाती है, स्कूल या तो व्यापारी चलाता है, स्कूल या तो धर्म तंत्र चलाता है, चौथा चलाने वाला कोई नहीं है। अब पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। व्यापारी क्यों? व्यापारी जब स्कूल चलाएगा, सरकार स्कूल चलाएगा, धर्म तंत्र स्कूल चलाएगा, तो कैसे लोगों को बनाना चाहेगा? एक जो गुलाम मानसिकता के हों और कुशल कामगार हों, लेकिन गुलाम मानसिकता, जैसा व्यापारी कहे वैसा करे। सरकार शिक्षा का कैसा पाठ्यक्रम बनाएगी? गुलाम मानसिकता के विद्यार्थी निकल कर आए जो सिर्फ यस सर करें और आदेशों का पालन करें और कुछ न करें। धर्म तंत्र को ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत है जो बड़े होकर के केवल एक ही बात करें, सत्य वचन महाराज। पाठ्यक्रम का डिजाइन इतना ही है। क्या अपने को समझ में आता है कि क्या इस पाठ्यक्रम के डिजाइन से निकले कैसे बाहर? ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है जिसको हमें समझना होगा। पहले तो मैं ये भ्रांति दूर कर दूं कि मेरा नाम डॉक्टर S.N. गौतम मतलब शिव नारायण गौतम है। क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में पहली बार बोल रहा हूं तो मुझे अपना परिचय देना बहुत जरूरी है। पेशे से मैं चिकित्सक हूं। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिकल शिक्षा ली है। रहने वाला उत्तर प्रदेश में बाह तहसील आगरा में का हूं। दिल्ली में पिछले 35 वर्ष से मैं अपने कार्यरत हूं। मेरा अपना चिकित्सालय है। 2 बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हूं बीपी सिंह जी के साथ में रहते हुए 91 में 3000 वोट से जीता था और 300 वोटों से हरवा दिया गया था। 2004 में फिर मैं चुनाव लड़ा। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मैं सबसे ज्यादा अभिनंदन करता हूं इन बहनों का, बच्चियों का, वो हम लोगों को झेल रही हैं। यहां पर एक चीज थोड़ी सी समझाने की है कि जब तक नारी शक्ति को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए नहीं बिठा लोगे मंच पर, आप सफलता की ओर नहीं जा सकते। इसलिए चाहे एक हो लेकिन साथ हो और बराबर हो। नौजवानों, अपने साथ में सबसे ज्यादा नारी शक्ति को जोड़ोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि नारी शक्ति में, नारी के चेहरे में वो शक्ति है कि वो 100 आदमियों के ऊपर अगर तुम हमारे साथ में अकेली है तो भारी पड़ेगी। अबला जरूर कहा गया है लेकिन नारी से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। वो हमारी मां है। वो हमें जन्म देती है और उस कर्ज को पटाने के, उसमें हम जिंदगी भर लगे रहे, उस कर्ज को नहीं पटा पाते हैं। ये शक्ति है। तो एक तो नारी शक्ति को हमें जोड़ना चाहिए। और आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है। इस मीडिया का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्या रोल है? आज हम इतने लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। ये बात कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो रही, क्योंकि मेरे बाद दूसरा वक्ता आएगा, वो क्या कहेगा वो भी कोई। तो यहां हम 10 लोगों ने जो भाषण दिए वो कान में नहीं जाते, सर के ऊपर से निकल जाते कि कौन क्या रहे यार, झेल गए, बस इतनी देर। यही बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 आदमी बैठ करके डिस्कस कर रहे हों, वो करोड़ों लोगों के पास पहुंचती है और उनको कहीं ना कहीं दिमाग को सजग करती है, जगाती है कि देखा फलाने व्यक्ति ने वहां पर बोला था, और वो आदमी मशहूर होता है और यहां से कोई मशहूरता नहीं मिलती। इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है,
आप कितना भी जोर लगा लो, सत्ता में हिस्सेदारी के बगैर नहीं होता। जब भी हम मंच पर कोई भी चीज को लेकर बात करते हो, कहीं भी हम आरक्षण की बात करते हैं, हम और आरक्षण के सिवा इधर उधर की करते ही नहीं। और शिक्षा पर लेकर के या तो 2-4 विद्वान लोग ऐसे भी आ जाते हैं। सौभाग्य है कि यहां कोई ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर कह के चले गए थे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। मित्रों, यहां बात आई भी थी। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, अगर बुजुर्ग हो तो अपने बच्चों को सिखाओ, और बच्चे हो तो अपने साथियों के साथ ये संकल्प लो कि हम जितना पढ़ाई में जोर लगाएंगे उतना ही राजनीतिक सजगता में भी जोर लगाएंगे। अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने ऑफिस में, हर जगह। आज अगर आपका शोषण हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार किसी दूसरे को मत मानो। हमारे इन बुजुर्गों के कारण हो रहा है। जो बुजुर्ग नौकरियां कर करके आज रिटायर हो रहे हैं, एक ने भी एक अपना बच्चा इस बात के लिए समर्पित नहीं करा कि तू सुपास्ट है। समाज की मूवमेंट के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर, तमाम परिस्थितियों के ऊपर 4 साल तक हर संडे को शोध किए हैं, रिसर्च वर्क किया है, और उसके आधार पर बहुत थोड़ी झलकी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। फाइंडिंग्स है उसकी कुछ, चूंकि मैं वैज्ञानिक हूं, इसलिए जो भी चीज आगे को चले वो साइंटिफिक तरीके से अगर बढ़ती है तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो उसी दिशा में ये जो, चूंकि हमारे स्टूडेंट, युवा और यूथ लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए बहुत ही कारगर चीज है। कभी मौका मिला तो डिटेल में बात करेंगे। अभी संक्षेप में मैं आप लोगों के बीच में 2-3 बातें रखना चाहता हूं। उम्मीद है आप ध्यान लगाकर मेरी बातों को जरूर स्थान देंगे। पहली बात तो यह है कि अभी जो डिस्कशन चला है, अच्छा भी कह सकते हैं और थोड़ा अफसोस भी इसके ऊपर हम लोग जाहिर कर सकते हैं। अच्छा इसलिए है कि हम लोगों ने कोई शुरुआत की है, बच्चों के साथ एक संवाद स्थापित हुआ है। ये 50-60 साल के इतिहास में पहली बार है जब एक पढ़ा लिखा वर्ग बच्चों के साथ अपनी बात को आमने सामने रख रहा है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। अफसोस इस बात का है कि तमाम चीजें हुई, आरक्षण की भी बात हुई, हमारे अधिकार शिक्षा प्रणाली की बात हुई। एक चीज हम भूल चुके हैं कि हम किससे मांग रहे हैं। केवल बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है आपके पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। उस संविधान को चलाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा हुआ है। वो कभी भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे कि जिनको हमने गुलाम बना के रखा हुआ है वो ऊपर उठ जाए और हमारे बच्चे नीचे आ जाए, भीख मांगने लगे। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कोई भी बात कहने से पहले, देश आजाद हुआ केवल 15% लोगों के लिए देश आजाद हुआ है, आपके लिए नहीं हुआ है। वो तो बाबा साहब ने बीच में अड़ंगा लगा दिया। अगर अंग्रेज नहीं होते तो ये संविधान नहीं होता, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, आप भी नहीं होते। क्या क्या उन्होंने पंगा किया। उन्होंने कहा आप छोड़ के तो जा रहे हो, लेकिन हमारी समस्या कौन सॉल्व करेगा। 700 साल मुसलमानों ने शासन किया, किसी भी ब्राह्मण बनिया ठाकुर ने यह आवाज नहीं उठाई कि मुसलमानों देश छोड़ो। 150 साल में ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। केवल एक ही चीज हुई कि अंग्रेजों ने हम लोगों के दर्द को समझा। 1919 में पहला कानून बनाया, दलितों को, जिनको दलित तो कहना नहीं चाहिए, मैं तो बुरी भाषा समझता हूं, अनुसूचित जाति के लोगों को
अपने साथ हुए अन्याय अत्याचार का कहीं पर भी रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं था और ब्राह्मण को किसी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं था। यह मजे की बात है, अंग्रेजों ने पहला क्लॉज बनाया कि भाई सजा ब्राह्मण को भी होगी। मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि जो ब्राह्मण कहता था वही देश कहता था। उन्होंने एक छवि बना दी कि अंग्रेज बहुत खराब है, यह फूट डालता है, यह करता है। आज तक बच्चों को पूछ लो, संवाद आज हो रहा है, इसके बाद कुछ परिवर्तन आएगा। हम पैदा हुए, बच्चे हुए, पढ़ाई करने गए, हमको बताया गया अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो, नीति अंग्रेजों की है। साथियों, यह नीति अंग्रेजों की नहीं है, यह इस संस्कृति की है, ब्राह्मणवादियों की है। ये 6743 जातियों में हमको बांटा है, जानवर की तरह बांटा है। यह जघन्य अपराध किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, केवल भारत में है। और इस अपराध को हम सहन कर रहे हैं क्योंकि हमारे ब्लड में यह गुलामी घुस चुकी है। हम हर चीज को सहन करने की क्षमता है। उसके कारण है कि हमारी इस मानसिक गुलामी को धर्म का आवरण पहना दिया गया है, हमारी संस्कृति में प्रवेश कर दिया गया है। संस्कृति क्या है? बड़ी आपको पता भी नहीं लगेगा, इतना खतरनाक जहर है जो हिंदू संस्कृति है, और उस जहर को हम अपने माइंड में लेके घूम रहे हैं। इसमें एक वायरस है तुम्हारे माइंड में। वायरस क्या है? आप निकलते हो, कभी यह मुल्क शांतिप्रिय मुल्क था, अहिंसा इसका नारा था, पूरे विश्व में गूंजा है बुद्ध का नारा, शांति और अहिंसा। अहिंसक कौन होता है और हिंसक कौन होता है? अहिंसक वो इंसान होता है जिसके अंदर करुणा होती है, और यह करुणा का जो शब्द है किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, केवल भारत में है, भारत की संस्कृति में है। लब के ऊपर कोई शब्द नहीं है। करुणा इतना, अब ये क्या है करुणा? बहुत से हमारे बैठे हुए भंते जी बैठे हुए, प्रेम के ऊपर की डिग्री है ये। जैसे आप एमएससी कर लेते हो तो उसके ऊपर पीएचडी है, एमए कर लेते हो तो उसके ऊपर पीएचडी है, ये वो वाली डिग्री है। अब प्रेम तक तो पहुंचो कम से कम। ये मुल्क अभी तक प्रेम तक नहीं पहुंच पाया है, करुणा तो बहुत दूर की बात है। प्रेम को उपलब्ध नहीं हुआ, करुणा को उपलब्ध कैसे होगा? बच्चा निकलता है, मां कहती है, बाप कहता है झुकना मत, चाहे कट जाना, मिट जाना, मर जाना, लेकिन सर को मत झुकाना। तेरा सर झुक गया तो पूरे खानदान का सर झुक जाएगा, पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। यह हमारी संस्कृति, हमारी मां हमको बचपन में सिखाती है। और कबीर क्या कहता है? कबीर क्या कहता है? कबीर कहता है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिगाए, और राजा प्रजा यही झुके, शीश दे ले जाए। यह प्रेम की उपलब्धि है। हरियाणा में बाबा साहब के नाम से कोई सेंटर नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। 2006 में हरियाणा गवर्नमेंट से हम लोगों ने लड़कर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पहला एक कॉलेज बनाया, उसकी आधारशिला रखी। आज बड़े पैमाने पर कारगर साबित है। अभी पिछले ही दिन जो हम लोगों ने जो है हरियाणा में जो है एक संत गोपाल दास, जिसने बाबा साहब के संविधान को जलाने का काम किया था, हम लोगों ने 28 कंट्री से बौद्ध भिक्षु बुलाकर हम लोगों ने कुरुक्षेत्र में जो उसका जो प्रदर्शना की। और हरियाणा में 2270 साल पुराना जो है भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्तूप जो सरकार की अनदेखी की वजह से नदारद हो रहा था, हम लोगों ने जो है उसको पास करवाने का काम किया, और उस पर 68 करोड़ रुपए की ग्रांट जो हम लोगों ने दिलवाई। और ये जो है अभी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का बहुत बड़ा विषय होगा साथियों।
जब भी हम लोग जो है बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, उसके समकक्ष जो हम लोग जो है मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं। प्रभु साथियों, हम लोग मनुवादी व्यवस्था की बात करके, उनकी भर्त्सना करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं, वो एक दूसरे को जो है ये कहते हैं कि हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हमसे पिछली जो पीढ़ी थी, हम लोग देखें उस पिछली पीढ़ी ने बाबा साहब की शिक्षाओं पर चलकर हमें कितना शिक्षित किया, नहीं किया साथियों। आज जो मेरे साथी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, भाई अमर सिंह पासवान जी का जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। मुझे नहीं पता अमर सिंह पासवान जी ने मुझे कहां से ढूंढा, कैसे बुलाया, लेकिन मैं बहुत उनका साधुवाद का पात्र हूं कि मुझे गोरखपुर में जो है बुलाने का मौका दिया। और मैं साथियों, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का जो सबसे ताकतवर नाम है वो विजय बुद्ध का नाम है। इस दुनिया में जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली, कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मेरे बहुत से मीडिया के साथी राजकुमार गौतम जी इस बात को जानते हैं। बाबा साहब के यहाँ जहां पर बाबा साहब का सदन है 26 अलीपुर रोड जो है, वहां पर बाबा साहब की जयंती और परिनिर्वाण मनाने की मनाई थी। हम लोगों ने पिछले 10 साल से संगठन बना के जो है, जिसका नाम रखा हम लोगों ने हंस दो इंडिया। बाबा साहब खुद रोते रहे, बच्ची को आगे खुद माता रमाबाई वो शहीद हो गई, और अब हम लोगों को हंसाने के लिए काम कर रहे हैं साथियों। लेकिन हम लोग इतने नालायक निकले। आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रोते हुए कि मेरे जो पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया, और ये सही बात है। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं जब भी फेसबुक पे देखता हूं, जब अमर सिंह ने मुझे कहा कि गोरखपुर में आना, तो गोरखपुर में आने से पहले मैंने अमर सिंह को देखा कि अमर सिंह कुछ काम भी कर रहा है या सिर्फ हम लोगों को बुला रहा है। तो मेरा दिल सीना थोड़ा हो गया साथियों कि अम्बेडकरवादी छात्र सभा जो काम कर रही है वो बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मैं अम्बेडकरवादी छात्र सभा को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं, दिल्ली में जब भी आगाज होगा सबसे पहले विजय से यात्रा, विजय बौद्ध और उसका संगठन जो सिंगातान से खड़ा हुआ था। हम लोगों ने जब वोट गया में जब अटैक हुआ था, सभी साथी लोग जानते हैं, इस भारत की सबसे लंबी यात्रा जो हम लोगों ने निकाली थी दिल्ली में जो है, दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि हम लोग जो है तुम लोग वो यात्रा नहीं निकालने देंगे। 10 किलोमीटर की यात्रा निकाली और 17,000 से ज्यादा अम्बेडकरवादियों को पुलिस ने जोश में जोड़ने का काम किया। जो दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि हम लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, 40 PCR वैन दिल्ली पुलिस की जो है 40 गाड़ियां जो है आगे नतमस्तक होनी थी। हम लोगों ने भिक्षुषण को आगे रखा, उपासकों को अलग रखा। हमारी मातृ शक्ति जो उपासक के साथ बराबर में चली, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण दिल्ली में हुआ। और मैं भाई अमर पासवान जी से कहूंगा साथियों, आप बिल्कुल निसंदेह चिंतित ना हो, आप एक नहीं है। आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हमारे एस.एन. गौतम जी हैं, डॉक्टर विनोद फिलिम जी हैं, और युवा साथियों के मैं बीच में हूं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब भी इतनी ताकत लाएंगे, हम लोग जी जान से आप लोगों के साथ रहेंगे। आज का जो विषय है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मीडिया में भागीदारी, तो हम भागीदारी किस तरह से तय करें, सामाजिक भागीदारी में हम कैसे भागीदार बने। सामाजिक भागीदारी की तो बात हम करते हैं, आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, मीडिया में भागीदारी की बात करते हैं, मगर यह नहीं हम बात करते हैं कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो अपनाए हुए हैं, वो कब हम दूर करेंगे, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। पूजा पाठ हम करते हैं, गीता भागवत पाठ करवाते हैं, और हम सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं। आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में यह स्थिति हो गई है कि समाज के लोगों को घोड़े पर नहीं बिठाया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है उनको, और उसी व्यवस्था में वो संलिप्त
उसके उतना होने के बाद भी उसी व्यवस्था में वो रहने को मजबूर है अपने आप को, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। एक बलवान घोड़ा होता है, उस घोड़े की तरह है। मानसिक गुलामी हम लोगों के जो है, वो जब तक मानसिक गुलामी नहीं जाएगी तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाएगा जो हम जिस तरह से चाहते हैं। घोड़े को इतना बलवान होता है, फिर भी उसको कुर्सी में बांध दिया जाए, वो घोड़ा वहीं खड़ा रहता है। उसको यह नहीं पता होता है कि मैं कुर्सी को भी मैं लेके भाग सकता हूं या जा सकता हूं। मगर वो मानसिक गुलामी होती है कि वो वहां खड़ा रहने को मजबूर होता है। आर्थिक भागीदारी की हम बात करते हैं, आर्थिक मजबूती होने की बात करते हैं, मगर जो हमारे मनुवादी कर्मकांड हैं उसको हम करने से नहीं चूकते हैं। उपवास रहना, व्रत रहना, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, सबसे ज्यादा हमारे लोग रहते हैं। और वहां हिस्सा लेने के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता है। वो देखा देखी करते हैं कि वो फलाने ये कर रहे हैं तो हमको भी वैसे करना है, नहीं तो हमारे देवी देवता हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो कर्ज लेकर वह अनुष्ठान में भाग लेना, पूजा पाठ करवाना, ये सब करता है, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो हमको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी आर्थिक भागीदारी उनके पैरेलल हम लाना चाहते हैं। राजनीतिक भागीदारी में कुछ हद तक तो हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, फिर भी बहुत अच्छा इसको नहीं माना जाएगा। हम बात करते हैं मीडिया में भागीदारी की, मगर यह नहीं बात करते हैं कि हमारा लड़का, हमारा बच्चा पत्रकारिता का कोर्स करे, हमारा पत्रकारिता का पढ़ाई पढ़े। हम तो बनाना चाहते हैं इंजीनियर बनेगा, आईआईटी करेगा, डॉक्टर बनेगा, और फिर हम बात करते हैं कि हमारी भागीदारी मीडिया में है ही नहीं है। कैसे होगी? जब हम मीडिया का गुण नहीं जानेंगे, मीडिया का तत्व नहीं जानेंगे, मीडिया कैसे की जाती है, कैसे होती है, फिर हम भागीदारी कैसे अपना उसमें कर सकते हैं। हम कितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम कर लें, बहुत सम्मेलन कर लें, जब तक हमारी मीडिया कवरेज नहीं करती है तब तक हमारा पता चलता है कि कुछ हमने नहीं किया। और जिनके हाथों में मीडिया आज है, उनके छोटे से प्रोग्राम होते हैं, कलश यात्रा होता है, पूरे विश्व पटल पे छा जाता है। तो हमको मीडिया में भागीदारी के लिए खुद को आगे आना पड़ेगा, मीडिया का गुण सीखना पड़ेगा।